नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नोटबंदी का 1 साल मुकम्मल। वजीर आजम ने सबका साथ सबका विकास नहीं सबका सत्यानाश किया है, अवाम का रद्दअमल। आइंदा रबी मौसम से 23 लाख पंप सेट्स को मुफ्त बरकी सरबराह की जाएगी, वजीर आला का ऐलान। बरकी की इजाफी तलब के लिए इक़दामात जारी। दो 2019 में मजलिस और टीआरएस का इख्तिदार पर आना यकीनी। मजलिस की नुमाइंदगी पर अक़लियतों की तरक्की व बहबूद के कई काम अंजाम दिए जा रहे हैं। असम्बली में अकबर ओवैसी की तकरीर। वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम। अवाम से मुलाकात के लिए बैरिस्टर ओवैसी के पैदल दौरों का सिलसिला जारी। तालाब कट्टे में तरक्याती कामों का इफ्तिताह। रियासत नगर में अहम मसाइल पर ओहदेदारों को हिदायत। और वक्फ अराज़ियात के अहम रिकॉर्ड्स हुकूमत की तहवील में। चारशंबे को भी कार्रवाई जारी। सनसनीखेज इंकशाफात मुतवक्के। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नोटबंदी का 1 साल मुकम्मल हो चुका है। गुज़िश्ता साल 8 नवंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े दावों के साथ नोटबंदी का ऐलान किया था। दहशतगर्दी, नक्सलिज्म, काले धन, जाली नोटों और बदउनवानियों के खात्मे के नाम पर नोटबंदी का ऐलान किया गया। लेकिन 1 साल मुकम्मल होने के बाद शहर के अवाम और ताजरीन अब भी मोदी हुकूमत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। अवाम का कहना है कि नोटबंदी के चंद महीनों बाद जीएसटी लागू करते हुए एक और झटका दिया गया। 1 साल के दौरान नोटबंदी और जीएसटी ने ताजरीन की कमर तोड़कर रख दी है। नोटबंदी के बाद एटीएम सेंटर्स के पास तवील कतारें देखी गई थी। मुल्क में कई अफराद कतारों में फौत भी हो गए थे। कई एटीएम मराकज़ बंद हो चुके हैं, लेकिन अब वहां पर रकम दस्तयाब भी नहीं है। अवाम का कहना है कि सबका साथ सबका विकास का दावा किया गया था, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी से सबका सत्यानाश हो गया है। ताजरीन ने कहा कि 1 साल के दौरान कारोबार में गैर मामूली कमी हुई है और उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। अवाम ने यह भी कहा कि पहले नोटबंदी और अब जीएसटी से महंगाई में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। तरकारियों के साथ साथ पेट्रोल की कीमत में गैर मामूली इजाफा हो चुका है। हुकूमत के फैसलों से मुल्क की मईशत तबाह हो गई है। कंप्लीट 1 साल होगा, बहुत से बहुत कारोबारों पे इफेक्ट पड़ा है और बिजनेस तो एकदम फ्लॉप होगा, पूरा फ्लॉप है बिजनेस। और उसके ऊपर से जीएसटी भी लग के कारोबार बहुत फ्लॉप हो गया है। जीएसटी लगने के बाद और महंगाई बढ़ गई इसमें। नमस्ते। नोटबंदी से हमारे को बहुत तकलीफ हुआ, जीएसटी से भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा और इंक्रीज़ नहीं हो रहा, बिजनेस टोटली डाउन हो गया, खर्चे बढ़ गए, आमदनी का कुछ भी नहीं हो सक रहा। मार्केट में पूरा मार्केट टोटली डाउन हो गया। सो है नोटबंदी के बाद कारोबार में तो बहुत फ़र्क पड़ा है। ऊपर से जीएसटी आने के बाद यहाँ पे हमारे मार्केट में ज़्यादातर मिडिल क्लास का ग्राहक बहुत है। इससे हम लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है। मिडिल क्लास वालों को कारोबार में, उनको पैसा आने में उनको तकलीफ़ होने से ग्राहक में हम लोगों को भी बहुत तकलीफ़ हुई है। इसलिए कानून से गुजारिश है कि जीएसटी हटा दिए तो ही बहुत बेहतरीन रहेगा। धंधा पहले से भी नहीं है, उससे ज़्यादा ख़राब होगा। 3 साल से पहले ठीक था, 3 साल से पहले, अब बिल्कुल भी नहीं है। सरकार क्या बोल, उल्टी सुल्टी सब बेकार है। सरकार, दोनों सरकार ख़राब है। नोटबंदी अब से पूरा कारोबार टोटल बर्खास्त होगा हमारे पास का। 7 साल में मैं हर किसी के आगे मेरा हाथ बढ़ता था देने के लिए। आज ये नोटबंदी की तरफ से हर किसी के आगे मेरा हाथ फैल रहा। इस वजह से जो है बहुत परेशानी हुई नोटबंदी की तरफ से। मेरा नाम गोपाल है। कारोबार नोटबंदी की तरफ से कारोबार पे बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। खाली बैठे का ग्राहक ही नहीं है। मार्केट में पैसों की कमी के कारण ग्राहक पे असर पड़ा हुआ है पूरा। आज को पूरा 1 साल हो चुका है नोटबंदी की तरफ से। 1 साल पहले जो कारोबार, जो कस्टमर था, जो पेशेंट थे, वो आज की तारीख में अब तक भी नहीं है।
बहुत फ़र्क है पहले को अब को, काफ़ी कारोबार में फ़र्क है, कुछ भी काम किसी के भी कुछ भी नहीं हो रहे। नोटबंदी अच्छा कदम था, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। बैंकों में सिर्फ लंबी लंबी लाइनें लगी और हमारे को जो है दिक्कतें काफ़ी आई। पहले तो नोटबंदी हुई, उसके बाद फिर अभी जीएसटी की मार पड़ी। जीएसटी में भी हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई। इसके लिए हम पुरजोर सरकार का विरोध करते हैं। 20वें बैनुल-अक़वामी चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का हैदराबाद में चारशंबे को आगाज हुआ। 8 से 14 नवंबर तक ये फेस्टिवल जारी रहेगा। शिल्पा वेदिका में रियासती वजीर सिनेमाटोग्राफी टी श्रीनिवास यादव ने फेस्टिवल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर CFSI के CEO श्रवण कुमार, मशहूर फिल्म अदाकार मुकेश खन्ना और बलद्दीन नज़्म-ओ-नस्क के सेक्रेटरी नवीन मित्तल और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किया। फेस्टिवल के दौरान शहर के 13 थिएटर्स में 31 ममालिक की मुख्तलिफ ज़बानों की फिल्में दिखाई जाएंगी। रियासती गवर्नर ASL नरसिम्हन ने चारशंबे के दिन मेट्रो रेल में सफर किया। उनके हमरा वजीर IT KT रामाराव, मेट्रो रेल के MD NVS प्रभाकर रेड्डी के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। गवर्नर ने SR नगर से मियाँपुर तक मेट्रो रेल में सफर किया। मियाँपुर स्टेशन पर चल रहे कामों का जायजा लेने के बाद वो वापस मेट्रो रेल के जरिए SR नगर पहुंचे। वाज़ेह रहे कि 28 नवंबर को वजीर आज़म के हाथों मेट्रो रेल के पहले मरहले का इफ्तिताह होने वाला है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐवान असम्बली में ऐलान किया है कि आइंदा रबी के मौसम से 23 लाख पंपसेट्स को 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए ज़रूरी बरक़ी उसूल को मुमकिन बनाया गया है। वज़ीर आला ने बताया कि उनको ये ऐलान करते हुए मसरत हो रही है कि मुल्क में किसी भी रियासत में इसकी मिसाल नहीं मिलती। KCR ने बताया कि तजुर्बे के तौर पर पीर की रात से 23 लाख पंपसेट को बरक़ी सरबराह की जा रही है। इसका जायजा लेने के बाद आइंदा रबी से मुसलसल बरक़ी सरबराही अमल में आएगी। वज़ीर आला ने बताया कि 94,000 करोड़ रुपयों के मसारे से तेलंगाना को फाजिल बरक़ी की रियासत में तब्दील करने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से बरक़ी पैदावार में इजाफा किया जा रहा है। 19 नए सब स्टेशन तामीर किए गए हैं। दोनों शहरों को बिला खलल बरक़ी सरबराही के लिए GHMC के तरफ 400 kV के रिंग सिस्टम को कायम किया जाएगा, जिनको सब स्टेशन से मरबूत किया जाएगा। डिस्कॉम पर माली बोझ को कम करने के लिए तेलंगाना रियासत उदय स्कीम में शामिल हुई है। KCR ने कहा कि फीकस बर्क़ इस्तेमाल पर भी कौमी औसत से आगे बढ़ गया है। तेलंगाना तश्कील से पहले फीकस बर्क़ इस्तेमाल 1200 यूनिट थी, जो अब 1505 यूनिट तक पहुंच गई है, यानी कि इसमें 26% का इजाफा हुआ है। वज़ीर आला ने यह भी बताया कि बर्क़ी की फराहमी के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली में अक़लियती बहबूद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल हुकूमत के सामने पेश करते हुए उनकी यकसुई पर जोर दिया। अपनी 1 घंटे से ज़्यादा तकरीर में अकबर ओवैसी ने SC/ST के तर्ज पर अक़लियतों के लिए भी सफ़लान वज़े करने का मुतालबा किया। अकबर ओवैसी ने अक़लियती तलबा के ओवरसीज़ स्कॉलरशिप्स की हद आमदनी को 4 से 5 लाख रुपए करने की भी तजवीज़ पेश की। कायद मजलिस ने कहा कि आज़ादी के 70 साल की तारीख में मुसलमानों के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी होती आ रही है, लेकिन मजलिस की मुसलसल नुमाइंदगियों से मुत्तहदा आंध्रा या फिर मौजूदा तेलंगाना में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के मसाइल की यकसुई की गई है। अकबर ओवैसी ने तमाम मसाबक़ती इम्तहानात को उर्दू में मुनक़्क़िद करने पर भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई। मैं ये भी कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब से मजलिस ने मुतालबा किया IAS IPS में सिविल सर्विसेज में मुसलमान बच्चों को मौका मिलना चाहिए, तो फौरन ऐलान किया। हां, आज 100 बच्चों को स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है IAS IPS सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग के लिए। क्या यह काम नहीं है? मक्का मस्जिद खुली कुतुब शाह के दौर में बनी। कुतुब शाही दौर में बनने के बाद से लेकर आज तक एक भी काम नहीं हुआ। हम चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, जाकर बैठे, मैं और मेरे पार्टी प्रेसिडेंट हैदराबाद MP साहब के CM साहब, मक्का मस्जिद बहुत ही मखदूश हो गई है, गिर जाएगी। तो बोले ऐसा है, मुझे कोई बोले नहीं। बोले साहब ये एस्टीमेट है 8 करोड़ रुपए, बजट में नहीं था। मैं कहूंगा आउट ऑफ द बजट जाकर कहा कि फौरन मंजूरी देता हूं, मक्का मस्जिद हमारी पहचान है, इसके लिए
تو یہ کام کیا ہم اس کام کی تعریف نہ کریں؟ کیوں نہ کریں؟ ہم احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں ادا کرنا جانتے ہیں، ہم احسان فراموشی نہیں کر سکتے۔ ہاں مسائل پہ لڑتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔ بہت مرتبہ دیکھتے ہوں گے کہ اکبر صاحب کو اتنا غصہ آتا ہے، ٹریجری بینچز والے بولیں گے کہ اکبر صاحب ایک دم غصے میں آ جاتے، حکومت کو بولتے ہیں ہاں میں اپنے لیے کھڑے ہو کر نہیں لڑتا ہوں، میں لڑتا ہوں تو اس ریاست کے لوگوں کے لیے جس میں مسلمان بھی شامل ہے۔ اگر نہیں لڑوں، نہیں بولوں گا تو پھر مسائل کیسے آئیں گے؟ تو ہم نے ہر کام پر جو کام پر ہم نے حکومت سے نمائندگی کی وہ ہوا۔ آج بتائیے کون سی ریاست ہے، کون سی ریاست ہے جہاں پہ مائنورٹیز کے لیے 200 سے زائد ریزیڈنشل سکول ہے؟ ہندوستان میں کہیں نہیں ہے، وہ تلنگانہ میں 50,000 بچے زیر تعلیم ہیں۔ تو کیا یہ ایک کامیابی نہیں؟ تلنگانہ میں وقت ٹریبونل نہیں تھا، بنانے کے لیے ہم بولے، فوراً اس وقت ٹریبونل بنا۔ حج کمیٹی کے تعلق سے دعوت افطار اور پھر کپڑے غریبوں کو، تو ایسے کئی اسکیمات ہیں۔ اور پھر حالیہ عرصے میں اسمبلی سیشن شروع ہونے سے پہلے چیف منسٹر صاحب سے میں اور میرے پارٹی پریزیڈنٹ ملاقات کرے، اسد الدین اویسی صاحب، تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ کیا مسائل ہے بتائیے۔ ہم نے اسلامک سینٹر کا اس ایوان میں مطالبہ کیا تو چیف منسٹر صاحب نے کہا ضرور بنانا چاہیے، اعلان کیا، جیو جاری کیا کہ بنایا جانا چاہیے۔ تو جب بن رہا تھا تو وہ 1.5 ایکڑ پر تھا، تو چیف منسٹر صاحب نے مجھے بلا کر کہا کہ اکبر صاحب 1.5 ایکڑ پہ نہیں، یہ بڑا بننا چاہیے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب آپ ایک 5 ایکڑ دے دیجئے۔ تو بولے نہیں 5 ایکڑ بھی نہیں، 10 ایکڑ پہ بننا چاہیے، شاندار بننا چاہیے۔ اور 10 ایکڑ زمین الاٹمنٹ کا جیو نکالا گیا۔ اور ہم نے بار بار مطالبہ کیا تھا، میں آج بھی آن ریکارڈ آ کر اسپیکر صاحب آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ جس طریقے سے SC/STs کے لیے سب پلان ہے، انہی خطوط پر مسلمانوں کا، مائنورٹیز کا بھی سب پلان بنانے کے لیے غور کریے۔ آپ غور کریے، اگر آج سے غور کریں گے تو آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، شاید تھوڑے دن بعد ہو جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ میں یہ بھی کہوں گا کہ پوسٹ میٹرک اسکالرشپس کے بارے میں نے یہ یاد دلانا چاہوں گا، SC/STs BCs کے جو اسکالرشپس تھے، جو ڈیوز تھے، اس کے لیے سب سے زیادہ ٹھہر کر یہاں پہ لڑ کر احتجاج کر میں کبھی میڈیا پوائنٹ نہیں جاتا، میڈیا پوائنٹ پر بھی جا کر میں نے احتجاج کیا، CM صاحب سے ملاقات کی، اور اس کے بعد CM صاحب نے ایوان میں اعلان کیا کہ اپریل تک SC/STs BCs مائنورٹیز کے جتنے بھی ڈیوز ہیں اس کو کلیئر کریں گے۔ اور ڈیوز کلیئر ہوئے۔ وہ ڈیوز کس کے تھے؟ میرے پاس ڈیٹیل ہے اسپیکر صاحب، یہ کانگریس کی حکومت جاتے جاتے اتنے ڈیوز چھوڑ کر گئی تھی۔ کتنے؟ 1,000 2,000 3,000 4,000 کروڑ روپیہ چھوڑ دیے اور چلے گئے۔ اس کو بھی ادا کیے۔ اور آج مائنورٹیز کے تعلق سے کہوں گا کہ میں CM صاحب کی نظر میں لانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، میری ان باتوں کو تنقید کی نظر سے نہ دیکھیں۔ میں CM صاحب سے کہوں گا کہ آپ میری اب جو باتیں آئیں گی میں بتاؤں گا، اس کو تنقید کی نظر سے نہ دیکھیں۔ آپ کی دیانتداری، آپ کی ایمانداری، آپ کا اخلاص اور آپ کے کمٹمنٹ پہ ہم کو شک نہیں ہے، لیکن آفیسرز کے ایگزیکیوشن پہ ہم کو سوال ہے۔ آپ اعلان کرتے ہیں لیکن یہ آفیسر ایگزیکیوٹ نہیں کرتے، آپ کے بات کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، حقیقی جامہ نہیں پہناتے، اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں لوگ اور مسلم سٹوڈنٹس۔ آپ نے کہا اپریل تک کلیئر کر دو۔ 2014 اور 15 کے جو MTF ہے وہ 13,55,00,000 روپیہ بقایا ہے۔ بچوں کا تعلیم ختم ہو گئی۔ یہ آفیسر سب سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے 14 اور 15 کو کلیئر کیوں نہیں کرے؟ ان کا کام تھا کہ 14 15 کو کلیئر کر کے 15 16 پر جاتے۔ اگر 14 15 میں 13 کروڑ ڈیو ہیں تو 15 16 میں بھی 36.54 کروڑ ڈیوز ہیں، اور پھر 16 اور 17 کے
47.67 ड्यूज हैं साहब। अगर आप इस सब को ले लें तो 239 करोड़ का ड्यू है। 239 करोड़ का ड्यू 14, 15, 15, 16 एंड 16, 17 का है। 17 एंड 18 इन प्रोग्रेस है। ये फिगर्स हैं। और इसके ऊपर अगर आज ये 239 करोड़ हैं तो आपसे मैं दरखास्त करूंगा कि आप पूरे नहीं, आपको वक्त है मार्च तक, आप कम से कम 100-150 करोड़ रुपए दे दीजिए ताकि हम 14, 15 और 16, 17 को क्लियर कर सकते हैं। बच्चों का कोर्स खत्म हो गया। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस की जिद्दोजहद की वजह से मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हुए। अकबर ओवैसी ने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, इस पर वो मुबाहस के लिए तैयार हैं। कायद मजलिस ने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा में मजलिस की जिद्दोजहद और राजशेखर रेड्डी की वजह से 4% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हुए, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अकबर ओवैसी ने कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात भी हासिल करेंगे। मुखालिफिन 12% तहफ़्फ़ुज़ात को फास्ट फूड समझ रहे हैं। क्यों आवाजें करते हैं? अरे आपको तो 70 बरस मिले थे। 70 बरस में आपने क्या दिया मुसलमानों का? सवाल है क्या दिए? बाबरी मस्जिद का इनाम दिए, 50,000 फिसादात दिए, ताड़ा दिए, पोटा दिए, उसके बाद फिर और कितना कत्लेआम दिए। आप क्या करें? एक तरफ कत्ल होता था, दूसरी तरफ सिर्फ पहुंच जाते थे। अरे दिए क्या? अरे आज अगर ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिया, तो नहीं, कांग्रेस ने नहीं दिया, मजलिस की वजह से हमारी जिद्दोजहद थी, राजशेखर रेड्डी ने दिया, इन्होंने नहीं दिया। यह बात कहना चाहता हूं। अगर ये लोग कहते हैं कि अगर 4% दिए तो फिर आप कर्नाटक में भी थे, वहां क्यों नहीं दिए? आसाम में भी थे, क्यों नहीं दिए? राजस्थान में भी थे, क्यों नहीं दिए? दिल्ली में भी थे, क्यों नहीं दिए? हिंदुस्तान के इतनी रियासतों में थे, क्यों नहीं दिए रिजर्वेशन? यहां क्यों दिए? वहां मजलिस नहीं थी, यहां हम थे इसलिए दिए। यही है हमारी वजह से। आज सिर्फ बातें और सिर्फ बातें करना है। अगर अक़लियतों के ताल्लुक से बहस करना चाहती है कांग्रेस तो आ जाए, मैं चैलेंज करता हूं, कहीं पर भी आ जाए, इस ऐवान हो इस ऐवान में, या बाहर हो बाहर आ जाओ। 70 बरस की तुम्हारी कारकर्दगी मुसलमानों की पसमानदगी पे बहस करने तैयार हो, तैयार है हम बहस करने के लिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाई का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि 20 साल से इस मामले पर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं। अकबर ओवैसी ने कहा कि हाउस कमेटी ने वक्फ बोर्ड की बेकायदियों को मंजर-ए-आम पर लाया गया। उन्होंने कहा कि बोर्ड हाल ही में तश्कील दिया गया है, लिहाजा वक्फ बोर्ड अरकान के साथ इजलास तलब किया जाए और जो खाती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल में डाला जाए। वक्फ अराज़ियात पर जो किराएदार हैं, जो ज़ाती मिल्कियत समझ कर मुकीम हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मार्केट कीमत के मुताबिक किराया वसूल किया जाए। The request is that कि we have lot of work properties। देखिए साहब, एक अनीसुल गुरबा शहर में, इस्लामिक सेंटर न्यू सिटी में, हाईटेक सिटी के पास, फिर वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर ओल्ड सिटी में, दरगाह बराने शाह साहब में, ये जो हम पायलट बेसिस पे ये 3 इमारतें यहां जो बना रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आइंदा बजट में आप 100 करोड़ रुपया रखिए सारे रियासत तेलंगाना में, जहां जहां पर भी ऐसी औकाफी जमीन है, जिस तरीके से यहां इमारतें बन रही हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ऐसी औकाफ की बड़ी बड़ी इमारतें बना दीजिए। वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर, वुमेन स्कूल्स का, या फिर ये जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स है, ये इमारतों में बनेंगे। तो इसके जरिए एसेट भी बनेगा, वक्फ बोर्ड का एसेट बनेगा, जमीन भी हिफाजत होगी। आज जो चाहे वो जमीन कब्जा कर रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर गौर करेंगे। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2019 में मजलिस और टीआरएस ही इख्तियार में आएंगे। ऐवान असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि जीएचएमसी के इंतखाबात में जिस तरह कांग्रेस का सफाया हुआ था, उसी तरह 2019 में तेलंगाना में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। कायद मजलिस ने कहा कि केसीआर की हिकमत अमली की वजह से ही तेलंगाना तश्कील देना पड़ा। कम से कम 2019 में तो नहीं आ सकता। बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए, मजलिस और टीआरएस मिलकर
फिर से 2019 में आएगी और तारीख को दोहराएगी। जिस तरीके से जीएचएमसी में सफाया हुआ, एक भी नहीं आया साहब, वही सफाया इंशाअल्लाह 2019 में तेलंगाना में भी होगा। समझदार है आवाम, बेवकूफ नहीं है आवाम। आप आवाम को सिर्फ हथेली में जन्नत दिखा के, सुनहरी ख्वाब दिखाकर इख्तिदार पे नहीं बैठ सकते। वो दौर गया, अब ये सोशल मीडिया का दौर है। आवाम देखती है कि कौन क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। अरे काम हो रहा है और होते हुए काम की निशानियां मैंने बयान की है। हुकूमत ने वक्फ बोर्ड अमले की गैर निरानबख्श कारकर्दगी का सख्त नोट लेते हुए बोर्ड के तमाम रिकॉर्ड्स को अपनी तहवील में लिखकर मोहर बंद कर दिया है। मंगल की रात से चारशंबे की दरमियानी शब तक वज़ीर आला की हिदायत पर कलेक्टर हैदराबाद योगिता राणा की निगरानी में आरडीओ चंद्रकला ने पुलिस के हमराह वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर तमाम रिकॉर्ड्स और फाइल्स को एक जगह करते हुए मोहर बंद करवा दिया और वहां पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंगल को सेक्रेटरी महकमे अखिलती बहबूद उमर जलील, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, वक्फ बोर्ड के सीईओ और दूसरे ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए वक्फ अराजियात के रिकॉर्ड्स के बारे में तफसीलात तलब की थी, लेकिन ओहदेदारों की तरफ से मौसर तफसीलात और रिकॉर्ड्स फराहम न करने पर वज़ीर आला ने शदीद बरहमी का इजहार किया। अचानक रात देर गए कलेक्टर हैदराबाद और आरडीओ पुलिस के साथ हजोस पहुंच गए और तमाम रिकॉर्ड्स को अपनी तहवील में लिखकर मोहर बंद करवा दिया। बताया गया कि अब रिकॉर्ड्स की मुकम्मल जांच कराई जाएगी, तब तक वक्फ बोर्ड की अराजियात से मुताल्लिक़ तमाम उमूर ज़ेर-ए-इल्तिवा रहेंगे। वज़ीर आला की तरफ से बोर्ड पर शिकंजा कसे जाने से कई सवालात खड़े हो रहे हैं। आने वाले दिनों में वक्फ अराजियात के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात भी हो सकते हैं। चारशंबे को भी वक्फ अराजियात के रिकॉर्ड्स को तहवील में लिखकर मोहर बंद करने का सिलसिला जारी रहा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि सरकारी दवाखानों में तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए हर हॉस्पिटल में इंतजामी शोबा कायम किया जाएगा। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड की अमलावरी से मुताल्लिक़ सवाल पर वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद सरकारी तिब्बी खिदमात का बुरा हाल था, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ लाते हुए इक़दामात किए जा रहे हैं। इसकी वजह से सरकारी दवाखानों से रुजू होने वाले मरीजों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने शादी मुबारक स्कीम के तहत रकम की इजराई में ताख़ीर पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। वक्फ़े सवालात के दौरान जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि शादी मुबारक स्कीम के लिए 75,000 रुपये की रकम जारी करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक उसमें पेशरफ नहीं हुई। मजलिस के रुकन असम्बली ने कहा कि जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उनके वोटर शिनाख्ती कार्ड को कबूल करते हुए दरखास्तों को मंजूरी दी जाए। आज हम अक्टूबर खत्म होकर नवंबर में आ गए सर, ऐसे कितने 75,000 रुपए के चेक इश्यू करे हैं उसके डिटेल नहीं है सर। एक और अहम बात यह है सर, इसके अंदर खास बात यह है कि शादी के बाद दिया जा रहा है सर। शादी मुबारक स्कीम, एक गरीब आदमी अपनी परेशानी के खातिर बच्ची को शादी की आपसे मदद ले रहा है सर, वो आपके भरोसे के ऊपर इंटरेस्ट पे पैसे ला रहा है सर। 6 महीने पैसे नहीं मिलने की तरफ से। एक और बात यह है सर, शादी के बाद में बच्ची जब शादी करके जा रही सर, उसके बाद जब पैसे आ रहे हैं तो दामादा जबरदस्ती वो पैसे खींच ले रहे सर। अगर हम ये हुकूमत से ख्वाहिश करते हैं टाइम पे पैसा अगर दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। 70,053 जो आपने लिखा है बहुत अच्छा है, ज्यादा फिगर है, मगर ये 70,053 के अंदर कितने लोगों को आप दे चुके सर? चेक दिए सो बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपके सैंक्शन की बात, क्योंकि पिछले एक साल से भी पेंडिंग है सर मेरे खुद कॉन्स्टिट्यूंसी में और तमाम हमारे साउथ जोन के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी भी 51,000 के ही चेक रिलीज हो रहे हैं। एक
एक और अहम लास्ट ये मसला ये है सर कि जो स्टेटस के अंदर आ रहा, एमएलए कने पेंडिंग बता रहे हैं सर, एमएलए कने पेंडिंग बोले तो पब्लिक ये समझ रही चेक हमारे पास है, हमारी सिर्फ साइन के लिए बता रहे हैं सर। तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये चीज करिए और इसको कोई ना कोई आप थोड़ा सा उसमें अच्छे से हमदर्दी बढ़ती है सर। और 18 इयर्स का जो क्वेश्चन है सर, उसमें जो आदमी वोट डालता, जो बच्ची वोट डालती, उन्हें 18 साल की होती सर। कई गरीबा ऐसे ऑर्थोडॉक्स फैमिली से रहने से उन लोग का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है सर, इलेक्शन आईडी कार्ड लेके उनका भी। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने एतराफ़ किया कि शादी मुबारक स्कीम के तहत 10,395 दरखास्तों के लिए रकम जारी करना है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि बर्थ सर्टिफिकेट के बजाय वोटर शिनाख्ती कार्ड कबूल करने के सिलसिले में वज़ीर आला से बात करने के बाद कलेक्टर्स को हिदायत जारी की जाएगी। नायब वज़ीर आला ने बताया कि रजिस्ट्रेशन दफातर में अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस ई चालान के ज़रिए वसूल की जा रही है। उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट राइटर्स को दोबारा लाइसेंस देने पर हुकूमत गौर कर रही है। नोटबंदी के 1 साल की तकमील पर कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना असेंबली में मुबाहस के लिए तहरीक इल्तिवा पेश की गई थी, लेकिन स्पीकर ने उसे नामंजूर कर दिया। कायद अपोजिशन जाना रेड्डी ने कहा कि नोटबंदी से पैदा हालात पर मुबाहस हों तो बेहतर रहेगा। उमूर मुकर्रना के वजीर हरीश राव ने मदाखलत करते हुए कहा कि तहरीक इल्तिवा को नामंजूर किया जा सकता है, इस पर दोबारा बहस मुमकिन नहीं है। कांग्रेस के मौक़िफ़ पर बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के फैसले पर यहाँ एहतजाज मुनासिब नहीं। इस पर कांग्रेस के रुकन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना अवाम को मुश्किलात पेश आई हैं, इसलिए यहाँ पर मुबाहस होने चाहिए। इस मौके पर ऐवान में कांग्रेस और बीजेपी के किशन रेड्डी के दरमियान सख्त नोकझोंक देखी गई। वज़ीर आला की मदाखलत के बाद उत्तम कुमार रेड्डी को मौका दिया गया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाते हुए ऐवान से वॉकआउट का ऐलान किया। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नशीनगर तालाब कट्टे में तकरीबन 30 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतालिका रुकने बलदिया नसरीन सुल्ताना और मुकामी मजलिसी जिम्मेदार अब्दुल लतीफ़, मुम्मी भाई, अब्दुल रज़ाक, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद खां और सरगम मजलिसी कारकुनों के हमरा बैरिस्टर ओवैसी ने ओवैसी स्कूल नशेमन नगर में सीसी रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने नशेमन नगर व तालाब कट्टे की मुख्तलिफ गलियों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अफराद से मुलाकात की और मजलिस की नुमाइंदगी पर किए जा रहे तरक्याती कामों का मुआयना किया। रुकन बलदिया नसरीन सुल्ताना ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां की नुमाइंदगी पर तालाब कट्टे में करोड़ों रुपयों के तरक्याती काम कराए गए हैं, जिनका क़रीब इफ्तिताह अमल में आएगा। दूसरी तरफ रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चनानगोट्टा असम्बली हल्के के रियासत नगर बलदी डिवीजन का दौरा किया। मुतालिका रुकन बलदिया मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग, मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों मोइन ज़मीर के अलावा बलदी व बरकी अहदेदारों के हमरा बैरिस्टर ओवैसी ने मोइन बाग, फतेह शाह नगर, राजीव तोटा, आसन अली बाग, मुस्तफ़ा नगर, रऊफ़ नगर, रियासत नगर, राज नसीमा नगर, भारत नगर, रक्षापुरम, जमाल कॉलोनी और राजीव नगर का तफसीली पैदल दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत के साथ साथ मजलिस की नुमाइंदगी पर किए जा रहे तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया। बैरिस्टर ओवैसी ने रीमॉडलिंग के काम के बाद सड़कों की फौरी मरम्मत, बोसीदा बरकी पोल्स को फौरी तब्दील करने और मकानात को छूने वाले बरकी तारों में पंच केबल डालने की हिदायत दी। चंद्रानगुट्टे के अराकीन बलदिया फहद बिन अब्दाद, अब्दुल वहाब, अब्दुल रहमान और आजम शरीफ भी इस मौके पर मौजूद थे। गरीब लड़कियों की शादी में रकमी इमदाद फराहम करने वाली हुकूमत की स्कीम के तहत मलकपेट असम्बली हल्के के सईदाबाद मंडल में 19 मुस्तकीन को रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों चेक्स तकसीम किए गए। मजलिस के मुकामी जिम्मेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने ज़ियागुड़े के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की।
انہوں نے پرانے پل کی نئی روڈ کے پاس فٹ پاتھ کے تعمیراتی کاموں کا افتتاح کیا۔ مقامی افراد نے رکن اسمبلی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ڈرینیج کے علاوہ دوسرے مسائل سے واقف کروایا۔ کوثر محی الدین نے مکینوں کو تیقن دیا کہ ان کے مسائل کی جلد سے جلد یکسوئی کی جائے گی۔ انہوں نے جاری اور زیر التواء پروجیکٹس کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر بلدی عہدیداروں کے علاوہ مقامی مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ آؤٹ سورسنگ اور کانٹریکٹ پر خدمات انجام دینے والے ٹیچرز نے ان کی خدمات کو مستقل کیے جانے کے جیو کی فوری اجرائی کا مطالبہ کرتے ہوئے سنکشیما بھون کے پاس دھرنا دیا۔ احتجاجی ٹیچرز کا کہنا تھا کہ ملازمتوں کو مستقل کرنے کا وعدہ کیا گیا لیکن ابھی تک جیو جاری نہیں کیا گیا۔ بعد میں پولیس نے مظاہرین کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی نے 8 نومبر کو یوم سیاح کو کامیاب قرار دیا ہے۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کی جانب سے نیکلس روڈ سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی میں تلنگانہ امور کے انچارج کنتیا اور دیگر قائدین نے مرکزی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ 8 نومبر کو نریندر مودی نے عوام پر معاشی حملہ کیا تھا۔ ان قائدین نے کہا کہ پرانے نوٹ بینک پہنچ گئے تو کالا دھن کہاں ہے؟ نوٹ تبدیلی کے فیصلے سے 45 لاکھ افراد روزگار سے محروم ہوئے ہیں۔ کانگریسی قائدین نے کہا کہ مودی کے اس فیصلے کی وزیر اعلیٰ KCR نے تائید کی تھی، اس کی انہیں وضاحت کرنی چاہیے اور عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔ ریاستی حکومت شہر حیدرآباد کو بھکاریوں سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ACP نریندر ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ سلسلے میں حبیب نگر پولیس نے درگاہ یوسفین کے علاقے میں 35 بھکاریوں کو پکڑ کر انہیں چنچل گوڑہ جیل کے آنند آشرم منتقل کیا ہے۔ پہاڑی شریف کے علاقے میں ایک شخص نے پھانسی لے لی۔ سب انسپکٹر پہاڑی شریف پولیس مقبول جانی نے میڈیا کو بتایا کہ آٹو ڈرائیور قریب 30 سالہ شیخ ندی میں 4 شنبے کی شام کے اوقات میں اپنے مکان میں چھت سے لٹک کر پھانسی لے لی۔ وہ شادی شدہ بتائے گئے ہیں۔ خودکشی کی وجہ قرض کا بوجھ بتائی جا رہی ہے۔ پہاڑی شریف پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ نوٹ بندی کا 1 سال مکمل، وزیر اعظم نے سب کا ساتھ سب کا وکاس نہیں سب کا ستیہ ناش کیا ہے، عوام کا رد عمل۔ آئندہ ربی موسم سے 23 لاکھ پمپ سیٹ کو مفت برقی سربراہ کی جائے گی، وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ برقی کی اضافی طلب کے لیے اقدامات جاری۔ دو 2019 میں مجلس اور TRS کے اقتدار پر آنا یقینی، مجلس کی نمائندگی پر اقلیتوں کی ترقی و بہبود کے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ اسمبلی میں اکبر اویسی کی تقریر، وقف بورڈ کے خلاف کارروائی کا خیر مقدم۔ عوام سے ملاقات کے لیے بیرسٹر اویسی کے پیدل دوروں کا سلسلہ جاری۔ تالاب کٹے میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح، ریاست نگر میں اہم مسائل پر عہدیداروں کو ہدایت۔ اور وقف اراضیات کے اہم ریکارڈز حکومت کی تحویل میں، 4 شنبے کو بھی کارروائی جاری، سنسنی خیز انکشافات متوقع۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔